अभी हमने ऑस्मोटिक डायरेटिक्स डिस्कस किया, उसके बाद है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, उसको इनहिबिट करके जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज किया जाता है, ठीक है। डिक्रीज bicarbonate reabsorption in the PCT proximal convoluted tubules by decreasing the amount of hydrogen ion secreted into the lumen. बाइकार्बोनेट की जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको डिक्रीज किया जाता है इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब किसी का पे हो जाता है पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। by decreasing the amount of hydrogen ion secreted into the lumen, यानी कि हाइड्रोजन आयन को सेक्रेट नहीं करेंगे ल्यूमेन के अंदर, ठीक है। और जब हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन के अंदर नहीं जाएंगे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज उनको चेंज नहीं करेगा बाइकार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं होंगे तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से वो वैसे का वैसे ही बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का जी जी सर मैंने पूछा था कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं जैसे ही प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को लीव करते हैं तो फिर उसके बाद उनकी एंट्रेंस कहाँ जाती है? समझ नहीं आई। जैसे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल को छोड़ देते हैं, दे लीव इट, ठीक है। तो उसके बाद उनकी एंट्रेंस जो है वो किस रूट के थ्रू होती है? एंटायर पोर्टर के थ्रू, जैसे हमने पढ़ा था कि सोडियम आयंस होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन आयंस होते हैं। एक मिनट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3 जिसको हम बोलते हैं, HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, जी सर। H पॉजिटिव, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। एक एंजाइम की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की मौजूदगी में बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, ऊपर नेगेटिव का निशान होगा, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन आयन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? H2O, जी सर। H2O वाटर यानी कि, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉरी, ये माउस से इसी तरह का लिखा जा रहा है, ठीक है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये दोनों साइड पे एक्ट कर रहा होता है, यानी कि सेल्स के अंदर, पीसीटी के जो सेल्स हैं उसके अंदर और ल्यूमेन के अंदर भी काम कर रहा होता है, ठीक है। हमने क्या करना होता है कि जो सेल्स के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर दी जाता है। जब उसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है, तो सेल्स के अंदर ये वाला अमल जाके रिवर्स हो रहा होता है, ठीक है। ये वाला जो अमल है रिवर्स हो रहा होता है, तो उधर हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे। जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे तो वो ल्यूमिन के अंदर नहीं आएंगे। जब ल्यूमिन के अंदर नहीं आएंगे तो ल्यूमिन के अंदर जो ये बाइकार्बोनेट्स हैं वो डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते, इनके लिए कोई चैनल नहीं है बाइकार्बोनेट्स के लिए, ठीक है। जब वो डायरेक्टली रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे तो क्या करेंगे, इसी तरह जिस्म से बाहर एक्सक्रीट हो जाएंगे। क्लियर है? काम क्या है कि सेल्स से हाइड्रोजन आयन जी को सर, थैंक यू। ल्यूमिन के अंदर लेके आना है, लेकिन इधर जो हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज कर रहे हैं उसने क्या करना है कि सेल के अंदर इस रिएक्शन को रिवर्स होने से बचाना है, इसको होने ही नहीं देता, ठीक है। जब इसको नहीं होने देगा हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ये वाला नहीं बनेगा। जब हाइड्रोजन आयन नहीं बनेगा तो
इसको दोबारा रिवर्स उधर ल्यूमिन के अंदर नहीं लेके जा सकेंगे, ठीक है। ल्यूमिन के अंदर जाने के बाद ये इसके साथ मिलेगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वाटर और गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और वाटर थ्रू पैरासेलुलर रूट खुद ब खुद रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। जब बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकता, काम क्या करना है कि हमने बाइकार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होने से सिर्फ रोकना है। चेंज होने से किस तरह रोक सकते हैं कि ये वाली चीज़ हम वापस नहीं आने देते, ठीक है, फ्रॉम द सेल। यानी कि सेल से जब ये वाली चीज़ ल्यूमिन के अंदर आएगी नहीं, तो ये वाला किस तरह चेंज हो सकेगा, क्योंकि ये चीज़ चाहिए ना, हाइड्रोजन आयन। यही चीज़ है कि हम इस एंजाइम को इनहिबिट करके और हाइड्रोजन आयन को दोबारा री इंटर होने से रोक के हम यूरिनेशन को इंक्रीज कर देते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, ऐलान हो रहा था इसलिए थोड़ा पॉज किया था। ये ल्यूमिन है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल सेल है, ठीक है। ये वाला रिएक्शन इस जगह पे भी हो रहा होगा और इस जगह पे भी हो रहा होगा। ल्यूमिन के अंदर भी हो रहा होगा, यानी कि जो ट्यूब का अंदर वाला हिस्सा होता है जिससे फ्लूइड गुजर रहा होता है, उस जगह पे भी ये वाला रिएक्शन हो रहा होगा और सेल के अंदर ये वाला रिएक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। काम क्या करना है कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये दोनों जगह पे मौजूद होगा। हमने ये एंजाइम को दोनों जगह पे इनहिबिट करना है। और प्लस काम क्या करना है कि जो हाइड्रोजन आयन है इसकी एंट्री इस जगह पे रोकनी है, इसको इस जगह पे आने से रोकना है, यानी कि ल्यूमिन में आने से रोकना है। दोनों साइड से हम क्या कर रहे हैं कि बाइकार्बोनेट को कन्वर्ट होने से रोक रहे हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। जब हम इसको रोकेंगे तो क्या होगा, हाँ जी हाँ जी लग जाएगी। समझ आई है या नहीं अभी तक, या दोबारा उसको एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। की बात है, दोबारा देखें। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। मैंने आपको बोला है कि ये बाइकार्बोनेट को चेंज होने से रोकेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब उसको चेंज होने से रोकेगा तो उसी सूरत में वो क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, बाइकार्बोनेट्स की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। बट एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, अब हाइड्रोजन आयन जो होंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। हेलो, यस सर। मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। Carbonic anhydrase inhibitors causes excretion of bicarbonates, यानी कि बाइकार्बोनेट्स को एक्सक्रीट कर रहे हैं, बट एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की एब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, ठीक है। इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज ग्लाउकोमा, यानी कि ग्लाउकोमा के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। ये एक बीमारी का नाम है, ठीक है, आंखों की बीमारी है। उसके बाद मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये एक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एसिडोसिस और अल्कलोसिस का आगे टॉपिक आ रहा है, उसमें आपको डिटेल के साथ ये समझाऊंगा कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होती है। इंक्रीज पीएच,
ठीक है, इसमें पीएच इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज बाइकार्बोनेट, डिक्रीज हाइड्रोजन आयंस। जब हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस की कमी हो जाएगी, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अल्कली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और एसिड डिक्रीज हो जाएगा। उस सूरत में हम इस ड्रग को यूज करेंगे, क्योंकि ये ड्रग क्या काम कर रही है, अल्कली को बाहर निकाल रही है और एसिड को रिटेन कर रही है, एसिड को रीअब्जॉर्ब कर रही है। आप लोगों को मैंने इधर भी बताया कि एक्सक्रीशन ऑफ द बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या चीज़ है, अल्कली है, ठीक है, और बट एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्या है, एसिड है, ठीक है, एसिड को ये एब्जॉर्ब कर रही है और अल्कली को बाहर निकाल रही है, इसलिए इसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में यूज़ किया जाता है। क्योंकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में हमारे जिस्म के अंदर पीएच क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि अल्कली का लेवल इंक्रीज हो जाता है और एसिड का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा किस चीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, माउंटेन सिकनेस में। कुछ लोगों को जब वो, यानी कि माउंटेन सिकनेस का मतलब होता है कि नॉर्मली जिस एरिया में हम रह रहे हैं उससे ऊपर जाना स्टार्ट करें, ठीक है, बुलंदी पे जाना स्टार्ट करें, तो उनको नाउजिया वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उस सूरत को, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम ये वाली मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। साइड इफ़ेक्ट किस इसके क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसने अल्कली को बाहर निकालना है और एसिड को जिस्म के अंदर रीअब्जॉर्ब करना है। जब एसिड ज़्यादा मिकदार में रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद थायराइड डायरेटिक्स frequently are the first line drugs for treating mild to moderate hypertension, ठीक है। हाइपरटेंशन माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का जो है उसकी फर्स्ट लाइन ड्रग है थायराइड डायरेटिक्स। एक्ट ऑन डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स पे ये एक्ट करेंगी, ठीक है। काम इसने क्या करना है कि इनहिबिट सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, इन द डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स, इंक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड एक्सक्रीशन, यानी कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा, सोडियम की और क्लोराइड की। जब उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, जिस्म के अंदर से एक्सक्रीट होगा, जिस्म से बाहर निकलेगा, और जिस साइड पे सोडियम जाएगा उसी साइड पे वाटर भी जाएगा, ठीक है। डिक्रीज यूरिक एसिड एंड लिपिड एक्सक्रीशन। उसके अलावा इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या है कि इसने यूरिक एसिड और लिपिड की एक्सक्रीशन को कम कर देता है, ठीक है। डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन। सर इन एक्सक्रीशन से ब्लड के पीएच के ऊपर कोई इफेक्ट आता है? पीएच के ऊपर इफेक्ट सिर्फ आएगा बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन से, या हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव जो है उसकी एक्सक्रीशन या रीअब्जॉर्प्शन से। ये दो चीज़ें जो है ना, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट HCO3 जिसको मैंने लिखा है, ठीक है, ये दो चीज़ें सिर्फ पीएच पे एक्ट करेंगी, ये चीज़ें पीएच पे एक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। पीएच हमेशा किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, बाइकार्बोनेट्स पे और हाइड्रोजन आयन पे। सोडियम क्लोराइड वगैरह पे ये चीज़ें एक्ट नहीं करती, ये पीएच पे एक्ट नहीं करते, इनका पीएच के साथ ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इनका, यानी कि और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पीएच वाला इनके साथ कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। काम थायराइड ने क्या काम करना है कि सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन को इंक्रीज करना है, डिक्रीज यूरिक एसिड एंड लिपिड एक्सक्रीशन, डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, यानी कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज कर देगी। उसके बाद डिक्रीज ग्लूकोज एक्सक्रीशन, ग्लूकोज की एक्सक्रीशन को भी डिक्रीज करेगी। एक्सक्रीशन का मतलब हमेशा आप लोगों ने याद रखना है कि जिस्म से बाहर निकालने को एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन मींस जो ट्यूब्यूल्स हैं उससे रीअब्जॉर्ब करके, ठीक है, उसको दोबारा ब्लड में लेके आना, उसको रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स, हमेशा जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उसके अगर कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो उसके कोई ना कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी लाजमी होते हैं, जिसको हम साइड इफेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट में हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि ये सोडियम और क्लोराइड को जिस्म से बाहर निकाल रही है। जब सोडियम ज़्यादा मिकदार में जिस्म से बाहर निकल जाएगा तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम,
यानी कि किस चीज़ का लेवल कम हो जाना, ठीक है। हाइपो नेट का मतलब होता है यानी कि सोडियम, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर सोडियम की कमी को हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं, लो सोडियम कंसंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है। उसके बाद हाइपोक्लोरीमिया, हाइपो का मतलब मैंने आपको बताया कि कम हो जाना किसी चीज़ का, क्लोरीमिया क्लोराइड, ईमिया EMIA, ईमिया जिस चीज़ के एंड पे भी लिखा होगा, किसी भी वर्ड के एंड पे EMIA लिखा होगा, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। हाइपोक्लोरीमिया इज एन इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस इन विच देयर इज एन एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ क्लोराइड आयन इन द ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होगा, क्लोराइड आयंस का ब्लड के अंदर लेवल कम हो जाएगा। उसके बाद क्या है जी, हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर का मतलब होता है किस चीज़ का ज़्यादा हो जाना, ठीक है, किस चीज़ का बढ़ जाना। ग्लाइस का मतलब होता है ग्लूकोज, इमिया का मतलब है ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ठीक है। व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज टू हाई, हाइपर लिपिड इमिया, ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल इंक्रीज होना, मीन्स योर ब्लड हैज़ टू मैनी लिपिड्स और फैट्स, ठीक है। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिसीमिया मीन्स यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया मीन्स ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस मेडिसिन थायराइड डायरेटिक की वजह से ये वाले इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ये वाले दूसरे ग्लूकोज की एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, ये वाले लिपिड प्रोफाइल में एबनॉर्मेलिटीज़ मिल सकती हैं, यानी कि जो सोडियम है उसका लेवल डिक्रीज हो सकता है, क्लोराइड आयन का लेवल डिक्रीज हो सकता है ब्लड के अंदर। उसके बाद ग्लूकोज का लेवल अप हो सकता है, क्योंकि ये ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा। लिपिड की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाने से लिपिड का लेवल इंक्रीज हो सकता है। यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज करवा रहा है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। उसके अलावा कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाने से कैल्शियम का लेवल भी हमारे ब्लड के अंदर बढ़ सकता है, ठीक है। दो चीज़ों का लेवल कम हो रहा है, वो कौन सी हैं, सोडियम और क्लोराइड, क्योंकि इन दो चीज़ों को ये इनहिबिट कर रहा है रीअब्जॉर्प्शन से और इनकी एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं उनका लेवल बढ़ रहा है सबका, ठीक है। क्लिनिकल यूजेस, इसके कौन कौन से यूजेस हैं, किस किस चीज़ में थायराइड डायरेटिक्स को हम यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन में माइल्ड और मॉडरेट में मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट लाइन ड्रग है, ठीक है। उसके बाद CCF कंजस्टिव हार्ट फेलियर, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर, सेम चीज़ है, ठीक है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद हाइपर कैल्सीयूरिया, यानी कि वो कंडीशन जिसमें कैल्शियम जिस्म से बहुत ज़्यादा खारिज हो रहा है, खारिज हो रहा हो यूरिन के ज़रिए, ठीक है, उसकी एक्सक्रीशन को कम करने के लिए हमने पढ़ा है कि ये क्या काम करवाती है, हाइपर कैल्सीमिया करवाती है। इधर हाइपर कैल्सीयूरिया हो रहा है, यानी कि यूरिन के थ्रू कैल्शियम की एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा अगर बढ़ गई हो तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट द एक्सेस कैल्शियम एक्सक्रीशन, वी यूज़ थायराइड डायरेटिक्स। उसके बाद ओस्टियोप्रोसिस, यानी कि जिसमें हमारे जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो रही हूँ, ठीक है। ओस्टियोप्रोसिस एक बीमारी का नाम है जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को रोकने के लिए हम थायराइड डायरेटिक्स का यूज़ करते हैं। अगला जो ग्रुप है उसको हम लूप डायरेटिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। लूप डायरेटिक्स, लूप ऑफ हिनले का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये किस जगह पे एक्ट करेंगी, लूप ऑफ हिनले ऊपर एक्ट करेंगी, उसी वजह से इनको नाम दिया गया लूप डायरेटिक्स। एक्टिव इन द लूप ऑफ हिनले, डिक्रीज द एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इन द थिक असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हिनले, यानी कि साइट ऑफ एक्शन इनकी है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिनले, ठीक है। काम क्या करना है, इनहिबिट अपेकल सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, इधर सिर्फ ट्रांसपोर्टर लिखा हुआ है, ये को ट्रांसपोर्टर है। ये ट्रांसपोर्टर काम क्या कर रहा होता है, सोडियम पोटाशियम और 2 क्लोराइड को एक ही टाइम से ल्यूमेन से सेल के अंदर लेके जा रहा होता है, यानी कि इनकी रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हिनले, ठीक है। इसने काम क्या करना होता है, लूप डायरेटिक ने इस पंप को इनहिबिट कर देगा, यानी कि ये काम नहीं होने देगा, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ल्यूमिन से उसमें सेल के अंदर नहीं जाने देगा। जब ल्यूमिन से सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ऑफ कोर्स ये
आगे यूरिन में इसकी एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाएगी। रेज यूरिन आउटपुट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम, ठीक है। जब ये रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन के अंदर इनकी आउटपुट इंक्रीज हो जाएगी एंड अदर इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लिनिकल यूजेस, अब इसके यूजेस क्या हैं, ठीक है, किस जगह पे लूप डायरेटिक्स को यूज़ किया जाता है। एडिमेटेड स्टेट, यानी कि वो कंडीशंस जिसमें एडिमा हो जाता है। एडिमेटेड स्टेट, एडिमा का आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ईसीएफ में जब फ्लूइड लीक आउट हो जाए, ठीक है, उसको हम एडिमा बोलते हैं। नॉर्मली ईसीएफ में फ्लूइड होता है, लेकिन एक्सेसिव फ्लूइड जब उधर इकट्ठा हो जाए तो उसको एडिमा बोलते हैं। इसमें हम कौन सी एडिमेटेड स्टेट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एडिमा, यानी कि अगर हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उस सूरत में हम लूप डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूज़ कर सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या चीज़ है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू किडनी डैमेज। किडनी डैमेज की वजह से ये सारी सिम्टम्स आएंगी, यानी कि एक सिम्टम नहीं है, कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। दिस इंक्लूड्स प्रोटीन्स इन द यूरिन, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। यूरिन के थ्रू प्रोटीन्स एक्सक्रीट होंगे। नॉर्मली मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे कैन नॉट फिल्टर, ठीक है। ये नॉर्मली फिल्टर नहीं होंगे, जब फिल्टर नहीं होंगे तो यूरिन में भी अपीयर नहीं होंगे। लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज होने की वजह से ये प्रोटीन्स भी फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लो ब्लड एल्ब्यूमिन लेवल, सबसे पहले जो प्रोटीन फिल्टर होना स्टार्ट होता है वो एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन का लेवल लो हो जाएगा, ठीक है। हाई ब्लड लिपिड्स, ब्लड के अंदर लिपिड्स का लेवल इंक्रीज हो जाएगा एंड सिग्निफिकेंट स्वेलिंग से, जब जिस्म से हमारे प्रोटीन्स का लॉस होगा तो अडीमा होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ईसीएफ में जो फ्लूइड क्या होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से वो दोबारा उसको ब्लड के अंदर खींचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से। और प्लाज्मा प्रोटीन्स किडनी के थ्रू बाहर खारिज हो रहे हैं और जिस्म के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल कम हो रहा है। जब जिस्म के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स का लेवल कम होगा तो हमारे जिस्म के ऊपर स्वेलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। स्वेलिंग्स क्यों आएगी, क्योंकि जो फ्लूइड ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में यानी कि ऊज आउट हुआ है, लीक हुआ है, वो दोबारा उसको ब्लड वेसल्स के अंदर लाने में दिक्कत हो रही है, दुश्वारी हो रही है, नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हमारे जिस्म का जो प्लाज्मा प्रोटीन लेवल है वो कम है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इन सारी सिम्टम्स को इकट्ठा बोल लें तो उसको बोलते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स कौन से होंगे लूप डायरेटिक्स के, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोक्लोरीमिया एंड डिहाइड्रेशन। हाइपोनेट्रीमिया मींस ब्लड के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। हाइपोकैलीमिया, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। हाइपोक्लोरीमिया, ब्लड के अंदर क्लोराइड का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। एंड डिहाइड्रेशन, जिस्म के अंदर हमारे पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। उसमें सर जी सर जी, हाइपोकैलेमिया, सर आपने हाइपोकैलेमिया कहा, कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाएगा ब्लड में, ये तो पोटाशियम 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 सॉरी का नहीं सॉरी होगा? सॉरी पोटाशियम पोटाशियम वो कैल्शियम में होता है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, ठीक है। स्पाइरोलेक्टिन इज एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का दो टाइप्स हैं, ठीक है। हम पहले जो पढ़ रहे हैं वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, जिसमें है स्पाइरोलेक्टिन इन द कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स। इसका साइट ऑफ एक्शन कौन सा है, कोर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट्स, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर ये एक्ट करेगी। यूजेस इसके क्या है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। वो कंडीशन जिसमें एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तो हम उसका जो एक्शन है उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक ठीक है। पोटाशियम डिप्लीशन, और पोटाशियम को डिप्लीट करवाएंगे, ठीक है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है ना, यानी कि पोटाशियम को स्पेयर कर रही हैं। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना होता है, पोटाशियम की डिप्लीशन करवानी होती है। तो यूजेस कौन से हैं कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि जिसमें एल्डोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो गया है, या पोटाशियम की डिप्लीशन इंक्रीज होगी, या पोटाशियम की डिप्लीशन को कम करने के लिए यूज़ करेंगे। और हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म यानी कि एल्डोस्टेरोन का जो एक्शन इंक्रीज हो गया उसको कम करने के लिए, इन दोनों चीज़ों को कूप अप करने के लिए हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स का यूज़ करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, हाइपर कैलीमिया,
हाइपरकैलेमिया क्यों है? क्योंकि ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, पोटाशियम को रीअब्जॉर्ब कर रही है। जब ज़्यादा पोटाशियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो उसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, ठीक है। कैन लीड टू एरिथमिया, यानी कि हमारे जो नॉर्मली दिल की धड़कन चल रही होती है, उस एबनॉर्मल दिल की धड़कन को हम एरिथमिया बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी पोटाशियम का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो वो एरिथमिया काज करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका साइड इफेक्ट क्या है? स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन का गायनाकोमेस्टिया, मेल्स के अंदर जो यानी कि चेस्ट है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो लुक लाइक फीमेल्स हो जाएगा इस मेडिसिन की वजह से। ये इसका एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। क्लासेस ऑफ डायरेटिक्स, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ट्यूबुलर साइट ऑफ एक्शन, यानी कि वही इसको जस्ट अभी क्या किया गया है, इकट्ठा करके बता दिया गया है, समरी है एक साथ की, ठीक है। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इनहिबिट वाटर सॉल्यूट रीअब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड, ठीक है। काम क्या करना है कि इसने जो ट्यूब्यूल्स के अंदर ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देना है। जब उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो वाटर को बाहर नहीं जाने देगी, यानी कि उधर का इसने जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है, ताकि पानी ट्यूब्यूल्स को लीव करके बाहर नहीं जाए, ठीक है। किस जगह पे मेनली इसका साइट ऑफ एक्शन कौन सा है? प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स। उसके बाद लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स का मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है इन द ल्यूमिनर मेम्ब्रेन, यानी कि उनको ल्यूमिन से सेल के अंदर जाने से रोकता है ताकि उनकी रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाए। किस जगह पे एक्ट करेगा? थिक असेंडिंग लूप ऑफ हिनले। उसके बाद थायजाइड डायरेटिक्स, इनहिबिट सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन। ये किस जगह पे होगा? डीसीटी, अर्ली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इनहिबिट potassium secretion and bicarbonate reabsorption which reduces sodium reabsorption। किस जगह पे होगा? नॉर्मली पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे। उसके बाद एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है रिसेंटली, स्पाइरोनोलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनहिबिट द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन ऑन द tubular receptor, decreases sodium reabsorption and decrease potassium secretion। साइट ऑफ एक्शन कौन सा है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। सोडियम चैनल ब्लॉकर, block the entry of sodium into the sodium channel in the luminal membrane, decreases sodium reabsorption and decreases potassium secretion। Site of action, collecting tubules। वही सारी चीज़ें जस्ट अभी उनको इकट्ठा करके बता दिया गया है कि कौन सी ड्रग काम क्या कर रही है। यानी कि लूप डायरेटिक का मैंने आपको बताया कि इसने एक काम करना है कि सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इसने ब्लॉक करना है। जब इसको ब्लॉक करेगा तो उसकी ल्यूमिन से सेल के अंदर एंट्री कम हो जाएगी। जब उसकी ल्यूमिन से सेल के अंदर एंट्री कम होगी तो वो यूरिन के थ्रू बाहर जाएगा। इन चीज़ों जब बाहर जाएगा तो जिस्म के अंदर सोडियम की, पोटाशियम की और क्लोराइड की यानी कि कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी और साथ में क्या होगा? वाटर भी बाहर जाएगा। थायजाइड ने काम क्या करना होता है? सोडियम क्लोराइड को ट्रांसफर कर, इसमें सोडियम और क्लोराइड की बाहर एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी। इसी तरह सारे जितने भी मेडिसिन हैं उनका बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ को इनहिबिट करके उनको बाहर एक्सक्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके ओके ओके। सोडियम चैनल ब्लॉकर के बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा था, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटाशियम सेक्रेशन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का लास्ट पोर्शन है, ठीक है, उसमें क्या करेगी? इनहिबिट कर रही है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटाशियम सेक्रेशन, यानी कि सोडियम को ट्यूब्यूल्स से सेल के अंदर आने से रोक रही है और पोटाशियम की सेक्रेशन को, यानी कि पोटाशियम की सिक्रीशन को कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में होने से रोक रही है, ठीक है।
are at the cellular level, these drugs act directly to block the entry of sodium into the sodium channel. काम क्या करना है कि सोडियम चैनल्स को इन्होंने मेनली ब्लॉक कर देना है, यानी कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देनी। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट होगा, ठीक है, ऑफ द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड एपिथेलियल सेल्स। Decrease sodium entry into the epithelial cells, leading to decreased sodium transport across the cell in the basolateral membrane. जब सेल के अंदर नहीं जाएगा तो basolateral membrane में decrease activity of the sodium potassium ATPase. जब सोडियम पोटाशियम ATPase पंप काम नहीं करेगा, reduces the transport of potassium into the cell, leading to decrease the secretion of potassium into the tubular fluid. ल्यूमिनल साइड पे जो पंप होता है उसको सोडियम पंप कहते हैं, ठीक है। जब उसको ब्लॉक करेंगे तो सोडियम ल्यूमिन से सेल के अंदर नहीं आएगा। जब सेल के अंदर नहीं आएगा तो बेजोलेटरल मेम्ब्रेन यानी कि जो ईसीएफ वाली साइड पे, जो ब्लड वेसल्स वाली साइड पे जो मेम्ब्रेन है, यानी कि एक ट्यूब वाली साइड पे, ल्यूमिन वाली साइड पे जो मेम्ब्रेन है वो नहीं, जो दूसरी साइड पे मेम्ब्रेन है ना सेल की, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये है सेल का, ये है ल्यूमिन ट्यूब का, ठीक है। उसके बाद ये एक सेल है, ठीक है। ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, ये ल्यूमिनल मेम्ब्रेन है। और ये कौन सी है, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन, ठीक है। बेजोलेटरल साइड पे सोडियम पोटाशियम एटीपीएज होता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप होता है। ये वाला फॉर एग्जांपल सोडियम चैनल है, ठीक है। जब सोडियम ल्यूमिन से इस साइड पे नहीं आएगा, सेल के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, सेल के अंदर सोडियम की कमी होगी, ठीक है। सेल के अंदर जब सोडियम की कमी होगी तो ये सोडियम पोटाशियम एटीपीएज है, ठीक है। इसने काम क्या करना होता है कि सोडियम को यहाँ से बाहर फेंकना है, ठीक है, और इसके एक्सचेंज में पोटाशियम को अंदर लेके आना है, ठीक है। जब सोडियम नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं हो सकेगा, यानी कि बाहर से पोटाशियम को अंदर नहीं लाया जा सकेगा। जब बाहर से पोटाशियम को सेल के अंदर नहीं लाया जा सकेगा, सेल तो यहाँ से इस साइड पे पोटाशियम को एक्सक्रीट नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पोटाशियम की एक्सक्रीशन कम होगी और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कम होगी, ठीक है। और सोडियम यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी कि बाहर एक्सक्रीट हो जाएगा, पोटाशियम की सेक्रीशन कम हो जाएगी। पोटाशियम को जब हम इधर से सेक्रीट ही नहीं करवा रहे तो पोटाशियम की सेक्रीशन कम होगी और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। होप समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा बताइएगा, मैं उसको दोबारा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। reduces the transport of potassium into the cell, decreases the secretion of potassium into the tubular fluid, ठीक है। जर्नल साइड इफेक्ट्स। अब जो डायरेटिक्स हैं, ठीक है, सब डायरेटिक्स की बात हो रही है, उनके जर्नल साइड इफेक्ट्स के नॉर्मली कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ सकता है। ब्लर्ड विजन जो यानी कि हमारी नज़र जो है वो धुंधला सकती है। डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी की कमी हो सकती है। अनयूजुअल ब्लीडिंग, अनयूजुअल यानी कि किसी भी टाइम पे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है क्योंकि अगर प्रोटीन लॉस होंगे, ठीक है। उसके बाद हाइपोकैलेमिया, जिस्म के अंदर पोटाशियम की कमी हो सकती है, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी हो सकती है। ये इसके जनरल साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। समरी, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ, यानी कि ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उनके आगे सिंपल आंसर्स बताए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ठीक है। ये कुछ साइट्स बताई गई हैं कि कौन कौन से जो डायरेटिक्स हैं किस किस जगह पे एक्ट कर रहे हैं। इस जगह पे जो एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। सेकंड जो साइट है, इस जगह पे नेफ्रॉन के जो एक्ट करेगी वो ऑस्मोटिक डायरेटिक होगी। ये थिक सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, इस जगह पे कौन सी एक्ट करेगी, लूप डायरेटिक्स, ठीक है। इस जगह पे एक्ट करेगी थायजाइड डायरेटिक्स, ठीक है। इस जगह पे एक्ट करेगी
पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स, और इस जगह पे एक्ट करेगा ADH। क्लियर है यहाँ तक? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है, लूप डायरेटिक्स, उसके बाद थायजाइड डायरेटिक्स, उसके बाद पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ एक्ट करेगी, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक हो गया? वही आगे क्वेश्चन आंसर आ गए। अभी आप जिसको किसी भी चीज़ में इस जगह पे कंफ्यूजन है वो पूछ सकता है। कोई चीज़ की समझ नहीं आई, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 मिनट है हमारे पास। सबको समझ आ गई है? रिकॉर्डिंग्स मैं देखता हूँ कि किस तरह आपको मिल सकती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इधर से अपलोड हो जाए। जब अपलोड हो जाएंगी मैं आप लोगों को लिंक सेंड कर दिया करूँगा उधर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपलोड करके आप लोगों को लिंक सेंड कर दूँ। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? चलें जी, लगता है सबको समझ आ गई है। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।